H-1B वीजा विवाद में छुपा हिंदू द्वेष, अमेरिका में भारतीयों के खिलाफ नस्लीय भेदभाव का भंडाफोड़। यह लेख राकेश कृष्णन सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। पश्चिमी देशों में भारत विरोधी भावना हाल के वर्षों में तेजी से बढ़ी है, जो नस्लीय हमलों और गलत जानकारी से भड़काई जा रही है, खासकर तकनीकी क्षेत्र में काम करने वाले भारतीय प्रवासियों को निशाना बनाकर। हालांकि यह शत्रुता पूरी तरह से स्वाभाविक नहीं है। इसे ऐतिहासिक कथाओं के माध्यम से आकार दिया गया है और भारत के वैश्विक प्रभाव को सीमित करने के लिए काम करने वाली शक्तियों द्वारा बढ़ाया गया है। 2008 में जब भारत के चंद्रयान-1 ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने की उपलब्धि हासिल की, तो फॉक्स न्यूज ने एक हेडलाइन प्रकाशित की, ओह, इनको ये करना कहाँ से आ गया। यह शीर्षक भारतीयों के प्रति नस्लीय और तिरस्कारपूर्ण मानसिकता का परिचायक था। व्यापक आलोचना के बाद कुछ घंटों में ही यह लेख हटा लिया गया। 2013 में जब नीना दावुलुरी मिस अमेरिका बनी, तो यह घटना भी नस्लीय विवाद का शिकार हुई। सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ नस्लीय ट्वीट्स की बाढ़ आ गई, जिसमें न केवल उनकी भारतीय पहचान और त्वचा के रंग पर हमला किया गया, बल्कि भारतीय अमेरिकियों और अन्य अल्पसंख्यकों को भी निशाना बनाया गया। एक ट्वीट में लिखा गया, मुझे समझ में नहीं आया कि तुम मिस अमेरिका की प्रतियोगिता में कैसे कूद पड़ी। तुम तो गंदी गाली बिंदीधारी हो। 2014 में जब भारत ने अपने मंगलयान को सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में स्थापित किया, तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक कार्टून प्रकाशित किया। इस कार्टून में एक भारतीय किसान को गाय के साथ एलीट स्पेस क्लब के दरवाजे पर दस्तक देते हुए दिखाया गया, जबकि क्लब के भीतर 2 श्वेत पुरुष अखबार पढ़ते हुए दिखाई दिए। यह कार्टून न केवल भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों का मजाक उड़ाने का प्रयास था, बल्कि इसमें गहरे नस्लीय पूर्वाग्रह भी निहित थे। पश्चिमी देशों में भारतीय प्रवासी पहले से ही नस्लीय भेदभाव और सांस्कृतिक असमानताओं का सामना करते आए हैं। कांच की छत ग्लास सीलिंग के रूप में उनकी प्रगति को सीमित किया जाता है और उनके धर्म, परंपराओं, भोजन और रीति रिवाजों पर अक्सर अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष हमले किए जाते हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर भारतीयों के प्रति घृणा तब और अधिक उभर कर सामने आई, जब अमेरिकी दक्षिणपंथी कार्यकर्ता लॉरा लूमर ने एक झूठी खबर फैलाई। उन्होंने दावा किया कि श्रीराम कृष्णन, जो उस समय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वरिष्ठ नीति सलाहकार थे, ने H-1B वीजा के तहत अधिक भारतीय तकनीकी विशेषज्ञों को अमेरिका लाने का समर्थन किया। वास्तविकता यह थी कि श्रीराम कृष्णन ने केवल कंट्री कैप्स देश आधारित सीमा हटाने की वकालत की थी। वर्तमान में हर देश को समान संख्या में ग्रीन कार्ड आवंटित किए जाते हैं, चाहे उस देश से कितने भी आवेदक हों। इसका परिणाम यह है कि भारत के आवेदकों को ग्रीन कार्ड प्राप्त करने के लिए औसतन 11 वर्षों का इंतजार करना पड़ता है, जबकि अन्य देशों के आवेदकों के लिए यह प्रतीक्षा अवधि लगभग 0 है। भारतीय H-1B वीजा धारकों का आंकड़ा लगभग 73% है, लेकिन वे ग्रीन कार्ड का केवल 7% हिस्सा प्राप्त कर पाते हैं। यह असमानता न केवल भारतीय पेशेवरों की प्रगति को बाधित करती है, बल्कि उन्हें नस्लीय और सामाजिक घृणा का भी शिकार बनाती है। कई अमेरिकी, जो लूमर और उनके जैसे घृणा फैलाने वालों के प्रचार से गुमराह थे, तथ्यों पर ध्यान देने के बजाय झूठे आख्यानों पर विश्वास कर रहे थे। जब मिशिगन के डेमोक्रेटिक नेता श्री थानेदार ने H-1B प्रणाली को सुव्यवस्थित करने और सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकर्षित करने की आवश्यकता पर पोस्ट किया, तो सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ घृणा और नफरत से भरे जवाबों की बाढ़ आ गई। इनमें से कई टिप्पणियां इतनी अश्लील थीं कि उन्हें दोहराना संभव नहीं है, लेकिन कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। क्या मैं तुम्हारे लिए मुंबई की टिकट खरीद सकता हूं? जाहिर है कि केवल एक तरफ की। वाह, तुम एक विदेशी हो जो अपने और साथियों को मेरे देश में बाढ़ की तरह लाने और मेरे लोगों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए झूठ बोल रहे हो। भद्दी गाली।
तुम्हें नागरिकता से वंचित कर दिया जाना चाहिए और निर्वासित कर दिया जाना चाहिए। अपने देश वापस जाओ और वहीं जाकर कुछ नया करो। अगर भारतीय इतने महान हैं तो भारत एक गंदगी का ढेर क्यों है? 100 कानूनी भारतीय प्रवासियों से बेहतर 1 मिलियन अवैध श्वेत प्रवासी। मैं इस देश में 1 लाख भारतीयों की तुलना में 1 मिलियन और मैक्सिकनों को लेना पसंद करूंगा। भारतीय बदबूदार हैं। यह टिप्पणी एक कोरियाई यूट्यूबर मैट किम ने की। यहाँ तक कि कुछ भारतीय ईसाई जो यह मानते हैं कि श्वेत ईसाई उनका भूरा रंग होने के बावजूद उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं, भी इस घृणा अभियान में शामिल हो गए। हिंदू विरोधी अन्या पराम्बिल ने हिंदुओं पर निशाना साधते हुए कहा, अमेरिका में हिंदुत्व लॉबी का बढ़ता प्रभाव चिंताजनक है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन में हिंदू अमेरिकियों को महत्वपूर्ण भूमिकाओं के लिए चुने जाने पर स्पष्ट रूप से ईर्ष्या करते हुए अन्या ने लिखा, विवेक और तुलसी जैसे लोगों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हिंदुत्व ताकत पकड़ रहा है और H-1B वीजा निश्चित रूप से उनके आधार को बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाएंगे। हिंदू राष्ट्रवाद एक खतरनाक आंदोलन है जो अमेरिकी मूल्यों के खिलाफ है। वे सचमुच सिलिकॉन वैली में जाति लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। एलिजाबेथ अब्राहम, जो एक ईसाई धर्मांतरित हैं, ने भी हिंदुओं का मजाक उड़ाने का मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने यूरोपीय उपलब्धियों को अपना भूरा रंग होने के बावजूद ईसाइयों की सफलता के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, अब तक ईसाइयों ने 600 से अधिक नोबेल पुरस्कार जीते हैं। तुमने क्या किया है? चलो देखते हैं। मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजने के लिए खुदाई की, हर जगह थूक और गंदगी फैलाई, अपने देवी देवताओं की पूजा सिर्फ गैर हिंदू छुट्टियों पर की और हजारों वर्षों तक दलितों का दमन किया। तुम्हारे पास केवल स्थायी हीनता है। जब हिंदुओं ने इसका विरोध किया तो अब्राहम ने अपनी घृणा और बढ़ा दी। उन्होंने कहा, कूड़ेदान में रहने वालों, पहले ईसाई देश से बाहर निकलो। जब तक उन्होंने तुम्हें वहां के शौचालय साफ करने के लिए नहीं बुलाया है, तब तक बाहर निकलो। तुम्हारा अहंकार तुम्हारी वास्तविक स्थिति के बराबर होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं। अब बाहर निकलो और तिलचट्टे की तरह वापस मत रेंगना। 1 जनवरी 2025 को शमसुद्दीन जब्बार, एक पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी नागरिक, ने न्यू ऑरलियंस में एक F-150 पिकअप ट्रक को भीड़ में घुसा दिया, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 35 अन्य घायल हो गए। यह एक गंभीर आतंकवादी हमला था। लेकिन इस घटना ने भी भारतीयों और हिंदुओं पर चल रहे हमलों को रोकने में कोई प्रभाव नहीं डाला। जैसे ही यह हमला हुआ, इसकी खबर मीडिया से गायब हो गई, क्योंकि अमेरिकी सोशल मीडिया पर भारतीय तकनीकी पेशेवरों पर हमले में व्यस्त थे। हालांकि नस्लीय हमले अभी तक वास्तविक हिंसा में नहीं बदले हैं, लेकिन भारतीय अमेरिकी समुदाय अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त कर रहा है। सिलिकॉन वैली के टेक कार्यकारी और कैलिफोर्निया डेमोक्रेटिक पार्टी के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य ऋषि कुमार ने कहा, भारतीय पेशेवरों और भारतीय अमेरिकियों को निशाना बनाने वाले हालिया सोशल मीडिया हमले बेहद चिंताजनक हैं। अब कदम उठाने और कार्रवाई करने का समय है। हिंदू नफरत उपनिवेशवाद की विरासत। पिछले 40 वर्षों में लाखों अमेरिकियों ने चीन के कारण अपनी विनिर्माण नौकरियां खो दी हैं। अमेरिका अब भी इस साम्यवादी राष्ट्र के हाथों नौकरियों का नुकसान झेल रहा है। इन दुर्भाग्यपूर्ण श्रमिकों में से अधिकांश अब रोजगार योग्य नहीं रह गए हैं, क्योंकि जिन उद्योगों में वे कार्यरत थे, वे अब अमेरिका में अस्तित्व में नहीं हैं। उदाहरण के लिए, टेस्ला की विशाल फैक्ट्री शंघाई में स्थित है, जो 20,000 लोगों को रोजगार देता है। इसी प्रकार कई यूरोपीय देशों के विनिर्माण उद्योग भी चीन में स्थानांतरित हो रहे हैं। इसके बावजूद पश्चिमी समाज चीनी लोगों के प्रति वैसी नफरत नहीं दिखाता जैसी भारतीयों के प्रति प्रकट करता है। यह प्रश्न विचारणीय है कि भारतीय
विशेष रूप से ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर इतनी तीव्र नकारात्मक प्रतिक्रियाएं क्यों भड़काते हैं? यह समझना महत्वपूर्ण है कि भारत के प्रति नकारात्मक भावना कोई आधुनिक परिघटना नहीं है। इस नकारात्मकता के बीज ट्विटर और फेसबुक के आने से बहुत पहले बोए जा चुके थे। 19वीं शताब्दी में जब स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका का दौरा किया तो उनसे ऐसे प्रश्न पूछे गए जैसे क्या भारतीय माताएं अपने बच्चों को मगरमच्छों के पास फेंक देती हैं? ये प्रश्न सहज या अप्रत्याशित नहीं थे, बल्कि पश्चिमी मिशनरियों और उपनिवेशवादियों द्वारा सुनियोजित अभियान का हिस्सा थे, जिसका उद्देश्य भारत को बर्बरता, अंधविश्वास और पिछड़ेपन की भूमि के रूप में चित्रित करना था। 1858 से 1947 के बीच ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने भारत को एक ऐसी पिछड़ी और आदिम भूमि के रूप में प्रस्तुत किया जिसे पश्चिमी सभ्यता की अत्यंत आवश्यकता थी। इस धारणा को साहित्य, मीडिया और आधिकारिक रिपोर्टों के माध्यम से व्यवस्थित रूप से बढ़ावा दिया गया, जिससे ब्रिटिश नागरिकों और वैश्विक समुदाय की सोच पर गहरा प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने ईसाई मिशनरियों से प्रेरित होकर हिंदू धर्म को बार बार गलत रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने जाति और अंधविश्वास जैसी प्रथाओं पर विशेष जोर दिया, लेकिन इसके समृद्ध दार्शनिक और आध्यात्मिक परंपराओं को अनदेखा कर दिया। उन्होंने हिंदूहीनता का नैरेटिव तैयार किया, जिसमें सामाजिक विभाजनों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया और विज्ञान, गणित और कला जैसे क्षेत्रों में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धियों को कमतर आंका गया। इस विकृत दृष्टिकोण का उपयोग औपनिवेशिक शासन को सही ठहराने के लिए किया गया, जिसमें ब्रिटिश शासकों को परोपकारी और उद्धारकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया गया। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद भी इस नकारात्मक प्रस्तुति का प्रभाव जारी रहा। उपनिवेशवादी आख्यानों में निहित रूढ़िवादिताओं ने सांस्कृतिक गलतफहमियों को बढ़ावा दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब ब्रिटेन का आर्थिक और भूराजनीतिक पतन हुआ और अमेरिका ने पश्चिमी नेतृत्व संभाला, तो अमेरिका ने भी भारत के प्रति ब्रिटिश दृष्टिकोण को आत्मसात कर लिया। इसके अतिरिक्त शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ के मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण भद्दे भारतीय अगली इंडियन की औपनिवेशिक रूढ़िवादिता को अमेरिकी आख्यानों में पुनर्जीवित किया गया। हालांकि समकालीन चर्चाएं भारत को अराजक और ठहरावग्रस्त के रूप में चित्रित करने की आलोचना करती हैं, फिर भी ये औपनिवेशिक और उपनिवेशोत्तर रूढ़िवादिताएं भारत और उसके लोगों की वैश्विक धारणाओं को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए द सिम्पसंस का पात्र अपू नाहास्पी मापेटिलोन अमेरिका में भारतीयों की धारणा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। अपू, जिसे एक हिंदू के रूप में प्रस्तुत किया गया है, अतिरंजित और कार्टूनिश विशेषताओं को अपनाता है, जिसे कई लोग ब्राउन फेस का एक रूप मानते हैं। यह विविध भारतीय संस्कृति को केवल एक मजाक का विषय बनाकर छोड़ देता है। इस प्रकार के चित्रणों ने वास्तविक जीवन में भी प्रभाव डाले हैं। भारतीय अमेरिकियों को उनके सांस्कृतिक विरासत के लिए अपमानित किया गया है और उन्हें बदनाम करने के लिए अपू के चरित्र का उपयोग किया गया है। पाकिस्तानी अमेरिकी अभिनेता कुमैल नानजियानी ने भी यह उल्लेख किया है कि उन्होंने कई बार कास्टिंग एजेंटों को यह कहते हुए सुना है कि वे अपनी वास्तविक अमेरिकी उच्चारण छोड़कर अपू उच्चारण करें। यह सब इस बात का प्रमाण है कि उपनिवेशवाद के दौरान गढ़ी गई नकारात्मक धारणाएं आज भी आधुनिक सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भों में जीवित हैं और भारत की छवि को प्रभावित करती हैं। गहरी शक्तियों की साजिश। सोशल मीडिया पर भारतीयों के खिलाफ बढ़ती नफरत को समझने के लिए उन व्यापक शक्तियों पर ध्यान देना आवश्यक है जो पर्दे के पीछे से काम करती हैं। इनमें प्रमुख रूप से डीप स्टेट शामिल है, जो एक ऐसा गुट है जो दुनिया की सरकारों और उनके कार्यों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए बाएं और दाएं दोनों विचारधाराओं का रणनीतिक उपयोग करता है। डीप स्टेट एक राजनीतिक शब्दावली है जिसका उपयोग उन छिपे हुए नेटवर्क के लिए किया जाता है जो कॉरपोरेट, वित्तीय
और खुफिया क्षेत्रों से जुड़े होते हैं। ये शक्तियां किसी विशिष्ट विचारधारा से प्रेरित नहीं होती, चाहे वह बाएंपंथी प्रगतिशील मुद्दे हों या दाएंपंथी रूढ़िवादी विचार। डीप स्टेट अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी भी समूह को अपने उद्देश्य के लिए उपयोग करता है। बाएं और दाएं के बीच तनाव को बढ़ाकर ये गुट स्थायी संघर्ष की स्थिति बनाए रखते हैं। इन संघर्षों का उद्देश्य दोनों पक्षों को विभिन्न एजेंडों के लिए उपयोग करना होता है। भारत और H-1B वीजा से संबंधित बहस में डीप स्टेट ने भारतीय पेशेवरों को तकनीकी क्षेत्र में नौकरी बाजार के लिए खतरे के रूप में चित्रित किया है। इसका उद्देश्य भारतीय पेशेवरों के प्रति असंतोष और नफरत का माहौल तैयार करना है, जिससे भारतीय प्रवासियों और अमेरिकी कामगारों के बीच विभाजन गहरा हो। नस्लवाद को भारत विरोधी एजेंडे के विरुद्ध हथियार बनाना। इस नफरत का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि यह अन्य उभरती वैश्विक शक्तियों जैसे चीन या मध्य पूर्व के देशों के खिलाफ नहीं दिखाई देती। चीन, जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रहा है, या मध्य पूर्व और अफ्रीका के देश जहां धार्मिक कट्टरपंथियों ने हजारों अमेरिकियों की जान ली है, उनके प्रति वैसी घृणा नहीं देखी जाती जैसी भारतीयों के प्रति प्रकट की जाती है। इसका कारण भारत का उदय है, जो पश्चिमी प्रभुत्व के लिए एक अद्वितीय चुनौती प्रस्तुत करता है। ऐतिहासिक रूप से भारत वैश्विक सभ्यता का एक प्रमुख केंद्र रहा है। 500 ईसा पूर्व से भारत ने गणित, खगोलशास्त्र, दर्शन और व्यापार में दुनिया का नेतृत्व किया। ग्रीस, रोम और मेसोपोटामिया जैसी सभ्यताओं ने भारतीय ज्ञान और संस्कृति को अपनाया और इससे प्रेरित हुए। भारत का प्रभाव इतना व्यापक था कि आधुनिक कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया और लाओस जैसे क्षेत्र भारतीय दर्शन, संस्कृति और धर्म से अत्यधिक प्रभावित हुए। आज भी योग का वैश्विक स्तर पर व्यापक अभ्यास, हिंदू दर्शन के प्रति सम्मान और भारतीय बौद्धिक विचारों की वैश्विक पहचान, यह सब भारत के ऐतिहासिक प्रभाव का प्रमाण है। प्राचीन काल में भारत एक तरह से प्राचीन विश्व का अमेरिका था, जहां बौद्धिक और सांस्कृतिक आकर्षण ने दुनिया भर के लोगों को आकर्षित किया। इतिहास के इस संदर्भ को देखते हुए यह समझना कठिन नहीं है कि पश्चिमी अभिजात वर्ग भारत के पुनरुत्थान से क्यों भयभीत है। पश्चिम ने सदियों तक अपनी सांस्कृतिक और बौद्धिक श्रेष्ठता की कहानी गढ़ी है। भारत का एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरना इस कहानी को सीधे चुनौती देता है। यह सिर्फ एक राजनीतिक या आर्थिक खतरा नहीं है, बल्कि पश्चिमी अभिजात वर्ग की ऐतिहासिक आत्मछवि को भी चुनौती देता है। भारतीय पेशेवरों और भारत के प्रति बढ़ती नफरत का उद्देश्य भारत के वैश्विक उदय को रोकने के लिए डीप स्टेट की रणनीति का हिस्सा है। कुछ हद तक भारतीय प्रवासियों के प्रति दुश्मनी स्वाभाविक हो सकती है, लेकिन डीप स्टेट ने इसे बहुत ही सोच समझकर बढ़ावा दिया है। वर्तमान राजनीतिक माहौल, विशेष रूप से मेक अमेरिका ग्रेट अगेन आंदोलन के भीतर का उपयोग विभाजन पैदा करने के लिए किया जा रहा है। उच्च शिक्षित और कुशल भारतीय पेशेवरों को एक ऐसे शत्रु के रूप में चित्रित किया जा रहा है, जिनसे अमेरिकी कामगारों को सीमित नौकरियों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। यह लड़ाई केवल दक्षिणपंथ तक सीमित नहीं है। फारलेफ्ट अतिवामपंथी नेता भी इसमें शामिल हो गए हैं। उदाहरण के लिए, डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता बर्नी सैंडर्स ने H-1B वीजा के मुद्दे पर कहा, H-1B वीजा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सर्वश्रेष्ठ और प्रतिभाशाली को नियुक्त करना नहीं है, बल्कि अच्छी तनख्वाह वाली अमेरिकी नौकरियों को विदेश से सस्ते अनुबंधित नौकरों से बदलना है। जितना सस्ता श्रम वे नियुक्त करते हैं, उतना अधिक पैसा अरबपति बनाते हैं। यह कथा नस्लीय चिंताओं और भय को बढ़ावा देती है। इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों द्वारा और अधिक बढ़ाया जा रहा है। इसका अंतिम उद्देश्य भारत की सॉफ्ट पावर और पश्चिम में प्रभाव को सीमित करना है।
भारतीय पेशेवरों को आर्थिक खतरे के रूप में चित्रित करके उनकी सफलता और अमेरिकी समाज में उनके एकीकरण को रोकने की कोशिश की जा रही है। जागरूकता और शिक्षा की आवश्यकता। भारतीय समुदाय अन्य जातीय समूहों की तुलना में राजनीतिक मुद्दों के प्रति सबसे कम संगठित है। वे दिवाली, ओणम और क्रिसमस जैसे आयोजनों में तो उत्साहपूर्वक शामिल होते हैं, लेकिन राजनीतिक और सामुदायिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी न्यूनतम रहती है। कई भारतीय गर्व से खुद को अराजनीतिक मानते हैं, लेकिन यह समझना आवश्यक है कि यदि आप राजनीति में भाग नहीं लेते हैं तो भी आप राजनीति के प्रभाव से बच नहीं सकते। भारतीयों के लिए यह अनिवार्य हो गया है कि वे मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म्स पर फैलाई जा रही भारत विरोधी कथाओं को पहचानें और उनका सक्रिय रूप से विरोध करें। भारत विरोधी प्रचार के लंबे इतिहास को समझकर भारतीय इन प्रयासों का प्रभावी रूप से मुकाबला कर सकते हैं और भारत की वैश्विक भूमिका की सटीक समझ को बढ़ावा दे सकते हैं। भारतीय प्रवासी सामुदायिक भागीदारी और सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से रूढ़ियों को तोड़ सकते हैं। स्थानीय आयोजनों और स्वयंसेवा में भागीदारी से स्थानीय समुदायों के साथ सकारात्मक संबंध बनाए जा सकते हैं। सांस्कृतिक आयोजनों और कार्यशालाओं के आयोजन से भारत की समृद्ध विरासत और परंपराओं का प्रदर्शन होगा, जिससे आपसी सम्मान और समझ को बढ़ावा मिलेगा। शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से भारतीय प्रवासियों की पेशेवर उपलब्धियों और सांस्कृतिक योगदानों को उजागर करना नकारात्मक कथाओं का प्रभावी जवाब हो सकता है। इसके साथ ही मीडिया और मनोरंजन में भारतीय प्रवासियों की सकारात्मक छवि को बढ़ावा देना रूढ़िवादिताओं को चुनौती देने का एक सशक्त साधन हो सकता है। राजनीतिक भागीदारी भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्थानीय नेताओं और नीति निर्माताओं के साथ जुड़कर भेदभाव के मुद्दों को सुलझाने और समावेशी नीतियों को प्रोत्साहित करने से एक स्वागतपूर्ण वातावरण तैयार किया जा सकता है। अन्य प्रवासी और अल्पसंख्यक समूहों के साथ गठबंधन बनाकर एक सशक्त और एकजुट मोर्चा तैयार किया जा सकता है, जो भेदभाव और नकारात्मक धारणाओं का सामना करने में सहायक होगा। परिवर्तन लाने में समय और निरंतरता की आवश्यकता होती है। भारतीय प्रवासी यदि मिलकर कार्य करें और इन प्रयासों के प्रति प्रतिबद्ध रहें, तो वे न केवल अपनी छवि सुधार सकते हैं, बल्कि एक अधिक समावेशी और स्वागतपूर्ण समाज का निर्माण भी कर सकते हैं।